नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के जरिए दिन भर की आज की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। आज अगर हम पॉलिटिकल घटनाओं की बात करें तो एक तरफ सुबह ही जो कांग्रेस के टिकटों की एक फेक लिस्ट आ गई थी सोशल मीडिया पर और उसके बाद उसका काफ़ी देर तक हंगामा रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही क्लियर कर दिया कि अभी ये लिस्ट जो है वो फेक है, जो लिस्ट असली वाली है वो बाद में आएगी। और अब क्योंकि जो 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की दो बैठकें बीच में रखी गई थी, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की है चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की है, वो भी टल गई हैं। तो दशहरे के बाद ही अब जो कांग्रेस के टिकट आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आज मुख्यमंत्री का कुमारसेन के बाद मंडी का दौरा था। वहां कर्मचारियों को एक सम्मेलन में सीएम थे और उस सम्मेलन से जो जुड़ी हुई अपडेट है वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि आज कर्मचारी महासंघ, जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, क्योंकि उन्हीं की ये बैठक थी जो आज रखी गई थी मुख्यमंत्री की शाम कर्मचारियों के नाम। और इसमें एक उम्मीद थी कि जो डीए है वो अनाउंस आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उसके लिए हालांकि कोशिश भी हुई। जितनी डिमांड्स आज सीएम के सामने रखी गई उनमें से एक ये महत्वपूर्ण डिमांड थी कि जिसमें डीए को लेकर जो कर्मचारियों ने अपनी बात रखी थी, उस डीए को लेकर जो यहाँ राज्य सरकार में बातचीत जो है सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी लोगों के साथ सीएम की हुई और लास्ट में ये आइटम क्यों विड्रॉ की गई वो भी आपको बताएंगे। और टोटल जो आज 12 आइटम्स इस बैठक में ली गई हैं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में मंडी में, उनकी भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ डिमांड्स को लेकर सीएम ने उसमें हामी भरी है और वो कौन कौन सी डिमांड्स हैं उनकी बात करेंगे। इसके साथ जेओआईटी 817 की भर्ती फंस गई है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि 556 और 817 के झगड़े में अब फिर से 817 उलझ गया है। और पहले जो पैरा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले स्टे हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट से जो आज का ऑर्डर है उसमें सेकंड पैरा को भी स्टे कर दिया गया है, जिसके कारण जिस वजह से 817 की भर्ती को थ्रू करने की बात हुई थी वो अब प्रोसेस बीच में रुक जाएगा। हालांकि कल इस बारे में जानकारी मिलेगी एग्जैक्ट पर्सनल डिपार्टमेंट से कि अब वो अपना रिप्लाई फाइल करने में या हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को डायरेक्शन देने में क्या नया स्टेप उठाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या हिमाचल में लेट लग रहा है, इसकी वजह इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने मंडी में एक हिंट दिया है कि अभी 2-3 कैबिनेट की बैठकें होनी हैं। एक तो 6 तारीख को है, उससे पहले पीएम का विजिट है। 6 तारीख की बैठक सुबह 10:30 बजे रखी गई है। मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को उस दिन रात को ही शिमला वापस दौड़ना होगा। और अगले 2-3 कैबिनेट का मतलब यह है कि फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहां तक जा रहा है वो भी एक बात आज आपके साथ करेंगे। कांग्रेस के टिकट अब दशहरे के बाद होंगे, पूरी बात आपको आगे बताएंगे। सीएम के सामने जो आज 12 मांगे रखी गई थी उनकी एक एक करके आपको बात बताएंगे। पटवारी भर्ती नियमों पर आज क्यों सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ और बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे वो भी इसका मतलब गलत ले गए। और उसके बाद शाम को जब डीसी शिमला और जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हैं उनसे जब हमने बात की तो असली बात क्या निकली है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा लगा था कि पटवारियों के जो भर्ती नियम है उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दी है विद 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, और इसीलिए इसकी असली बात आपको बताएंगे। जेबीटी भर्ती को लेकर फिर से बखेड़ा हो गया है और वो भी आपको अपडेट देंगे। 6 बजे भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। हालांकि उसके बाद जेपीटी से टीजीटी के प्रमोशन ऑर्डर भी बीच में कुछ हुए हैं। बिलासपुर में सीएम क्यों डेरा डालने वाले हैं अगले 2-3 दिन में, वो भी आपको बात बताएंगे। चीफ जस्टिस को लिखी हुई चिट्ठी का असर क्या हुआ है, एक इंसिडेंट आज सामने आया है, वो बात करेंगे आपके साथ। सरकार से आगे एक्सटेंशन किसको मिल गई है, मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल बेशक कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही आप ये मानिए कि चुनाव के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक अफसर ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी में आज, जिनको पीडब्ल्यूडी भी आप ना कहिए, एक सेपरेट विंग है आर्किटेक्ट का, उसमें एक अधिकारी को एक्सटेंशन 1 साल की दे दी गई है, मतलब 2023 तक की। तो ये एक रोचक किस्सा है, इसकी बात करेंगे। हमारे हिमाचल में प्रेजेंटली 1190 शतकवीर हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली है, और इनके लिए निर्वाचन आयोग क्या कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है कल से, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है उससे, वो भी आज बात करेंगे। हाईकोर्ट बार के नतीजे भी हमारे सामने आ गए हैं, उनकी भी आपको जानकारी देंगे कि उसमें कौन जीता है कौन हारा है, और ये भी एक सेपरेट अपडेट आज की है।
लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो एक आग्रह हम आप लोगों से करते हैं कि जितने लोग अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो कृपया इस लाइव को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अब बात करते हैं सबसे पहले हाई कोर्ट के जो आज के ये हैं रिजल्ट है उसकी बात कर लें, फिर एक एक करके सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ बात करेंगे और सारे इन मामलों की जानकारी आपको देंगे। अगर अभी की मैं बात करूं तो जो हाई कोर्ट वाला मैटर है, इसमें बार एसोसिएशन के चुनाव थे। इसमें जो वार्षिक चुनाव में 1224 में से 1115 मतदाताओं ने अपनी जो मतदान का प्रयोग किया और इसमें अंकुश दास सूद ये अधिवक्ता है, अंकुश दास सूद वरिष्ठ अधिवक्ता है। इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, उपाध्यक्ष पद के लिए तरुण शर्मा को चुना गया, सचिव पद के लिए अभिलाषा कौंडल को चुना गया है। अध्यक्ष पद के लिए अंकुश दास सूद को 681 वोट पड़े हैं और जो तरुण शर्मा है उपाध्यक्ष के लिए उनको 584 वोट पड़े हैं और जो सचिव पद के लिए अभिलाषा कौंडल को 519 वोट पड़े हैं। तो ये आज का, क्योंकि ये हर साल के एक तरह के चुनाव होते हैं और इस चुनाव की अपडेट हमने आपको अभी दी। जेबीटी की प्रमोशन की बात करें तो 106 जेबीटी अब टीजीटी बने हैं। पोस्ट कोड 817 के तहत 66 शास्त्री जो हैं उनकी भी स्कूलों में नियुक्ति हो गई है। तो ये जो भी एक तरह से जो इलेक्शन का सिस्टम चल रहा है, इंतजार है, उससे पहले जो प्रमोशन है उनकी बात है। जल शक्ति विभाग में जो अधीक्षण अभियंता मैकेनिकल के नए आरएनपी रूल भी नोटिफाई हो गए हैं, उसकी जानकारी आज आपको कल प्रिंट के फॉर्म में मिल जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है, इस मसले को अब माकपा ने अपने हाथ में ले लिया है और इन्होंने ये मांग की है सीटू ने कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो कैबिनेट सब कमेटी ने किया वो उतना सही नहीं है जैसा कि डिमांड कर रहे थे, क्योंकि कौशल विकास निगम बनाने से भी कर्मचारी आउटसोर्स में ही रहेंगे और इसलिए मंडी में आज ये आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में सीटू कोई सम्मेलन भी करने जा रहा है। अब अगली बात करते हैं और वो बात है जो हमारे यहाँ शतकवीर हैं उनकी। हिमाचल में ये अच्छी बात भी है एक तरह से कि लोग ज़्यादा जिएं और जो अपनी उम्र है वो कंप्लीट करें। और आज की में अगर हम बात करें तो हिमाचल में अब आप देखिए कि 100 से अधिक आयु के जो लोग हैं वो अगर वोटर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 1190 हैं। 80 साल से ऊपर 1,22,093 वोटर है। इसका मतलब एवरेज लाइफ इंक्रीज हो रही है। और जो ये 1190 वोटर हैं 100 से ऊपर, इनको लेकर जो सबसे ज़्यादा मतदाता हैं वो कांगड़ा जिला के फतेहपुर में 72 हैं और बाकी जगह इससे कम है, 100 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो गई है। इन सब के लिए जो शतायु मतदाता हैं या फिर 80 साल से ऊपर वाले हैं, इनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है वहाँ से जो हर जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर राज्य जो भारत निर्वाचन आयोग है वो इनको सम्मानित करने जा रहा है। और सम्मानित करने के साथ साथ ये शुरुआत कई एसडीएम ने बल्कि आज से ही कर दी है और इनको वोटिंग के लिए भी एनकरेज करने के लिए ये कार्यक्रम साथ में इसमें जो है वो जोड़ा जाएगा। जहां तक नायब तहसीलदार जो 22 हैं उनको तहसीलदार बनाया गया है, सुबह प्रिंट की फॉर्म में आप इस खबर को देख सकते हैं और उसमें फिर आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जहां तक बात इसके आगे है, जो एक्सटेंशन की बात है वो भी कर लेते हैं। और आज बहुत सारी प्रमोशन सचिवालय में भी हुई है, कुछ एडिशनल चार्ज दिए गए हैं, कुछ रूटीन की प्रमोशन है वो भी हैं। लेकिन एक देखिए एक ऑर्डर हुआ है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आज, और ये ऑर्डर जो है वो जो आर्किटेक्ट एंड चीफ हैं पीडब्ल्यूडी में नंदलाल, आर्किटेक्ट नंदलाल, इनके लिए ये ऑर्डर हुआ है। ये सेंट्रल जोन मंडी में है। जो नोटिफिकेशन है उसमें सेंट्रल की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। ये सरकारी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आरडी धीमान की तरफ से की गई है। और इसमें आप ये देखिए कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि जो एक्सटेंशन दी गई है इनको, आर्किटेक्ट एंड चीफ को, नंदलाल को पीडब्ल्यूडी में और सेंट्रल जोन में ही दोबारा से इनको पोस्ट किया गया है, लेकिन एक्सटेंशन दी गई है 1 साल की। अब ये रिटायर होंगे 30 सितंबर 2023 को। अब आप देखिए आज रिटायर होने वाले थे, अब 2023 को रिटायर होंगे। और ये जो एक्सटेंशन है वो उस सरकार ने दी है जिसकी अपनी अवधि 1 महीने में खत्म हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यही सरकार आ जाती है तो नंदलाल जी तो फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर क्या होगा वो बात आप समझ सकते हैं। इससे पहले ऐसा हिमाचल में होता रहा है। कांग्रेस के टाइम में पीडब्ल्यूडी में ईएनसी के तौर पे जो एसपी नेगी थे उनको दी गई थी, लेकिन जब वापस बीजेपी की सरकार बनी तो पहली मीटिंग जब मुख्यमंत्री ने ली अफसरों की,
उसी मीटिंग में कहा गया था कि आप आज ही रिजाइन करके घर जाइए। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के ऑर्डर होते रहते हैं कि सरकार की अपनी अवधि से भी ज़्यादा एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो ये केस वैसा है। अगली बात करें चीफ जस्टिस के पत्र से क्या एक हुआ है, तो वो बात करते हैं। ये मशोबरा की एक हरिजन बस्ती है, इसको जोड़ने वाली सड़क की हालत काफ़ी खस्ता थी। जो लोगों ने चीफ जस्टिस के नाम एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को याचिका मानते हुए आदेश पारित हुए हैं कि राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है कि इस सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है। आरोप यह था कि 16-17 में लोक निर्माण विभाग ने हरिजन बस्ती को जोड़ने के लिए 1100 मीटर सड़क का निर्माण किया। इस निर्माण से 250 लोगों को फायदा पहुंचना था, लेकिन बाद में इसको जो है वो निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ। नालियां बनाने का काम हुआ, बरसात में गड्ढे पड़ जाते हैं, गाड़ियां चलाना मुश्किल होती हैं और इस चिट्ठी का ही असर हुआ कि सरकार को नोटिस हो गया। तो ये एक इसमें अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बिलासपुर में डेरा क्यों डाल रहे हैं। आज मंडी का दौरा था, पहले कुमार सेन थे, उसके बाद कल कांगड़ा में है क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज में कोई कार्यक्रम है, उसके बाद बिलासपुर जा रहे हैं। 2 तारीख को जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंच रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद फिर सीएम भी 3 और 4 को वहीं रहने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने 5 तारीख को बिलासपुर आना है। और 5 अक्टूबर को पहले बिलासपुर का दौरा है, उसके बाद दशहरे का भी है, ये भी फाइनल हो गया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने भी इसको कंफर्म कर दिया था। और ये पहली बार होगा कोई प्रधानमंत्री दशहरे का जो रघुनाथ की रथ यात्रा है भगवान रघुनाथ की, उसमें शामिल होंगे। अब वो व्यूअर के तौर पे होंगे या रथ के साथ चलेंगे, ये अभी प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से कई चीज़ें देखी जानी हैं और उस हिसाब से चीज़ें आगे फाइनल होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री को अब बिलासपुर में इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि सारे इंतजाम भी देखने हैं और प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं। तो और वहां पर जो एम्स का उद्घाटन है, जो बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका उद्घाटन है, और साथ में जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसका भी है, जिसके लिए टेंडर किए जा चुके हैं। 256 करोड़ के आसपास की डीपीआर थी और वो टेंडर हो गए हैं, तो वो बात अलग है। तो इसीलिए अब सीएम को बिलासपुर में ज़्यादा टाइम लगाना होगा। जेबीटी को लेकर फिर से बखेड़ा हुआ है क्योंकि पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर ने क्वेरी पूछी और बड़ी बेतुकी सी क्वेरी थी क्योंकि जो बैच वाइज भर्ती में बहुत सारे जो जेबीटी के कमीशन के युवा थे उन्होंने बीएड भी कर रखी है, तो बीएड का भी सर्टिफिकेट लगा दिया 1 नंबर के लालच में क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर मिल रहे थे। और उस चक्कर में डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने ये चिट्ठी पूछ लिया कि हम मेरिट जो है वो किस ढंग से लें, जेबीटी के हिसाब से लें, मतलब जेबीटी के टेट के हिसाब से लें या फिर बीएड के हिसाब से लें। हालांकि ये पूछना बिल्कुल बेमानी था। जहां तक कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर ने एक कदम और जाके आगे पूछ लिया कि उन्होंने तो बीएड को काउंसलिंग में मौका ही नहीं दिया था, तो वो क्या करें। जब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो डायरेक्टर एलिमेंट्री ने टिल फर्दर ऑर्डर इसको एक तरह से होल्ड कर दिया, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। अब 472 जो पद भरे जाने थे उनको लेकर इंतजार करना होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कमीशन वाले जो जेबीटी हैं उनको एक तरह से चेतावनी हुई है और उनको ये कहा गया है कि जहां स्टेशन को लेकर मॉडिफिकेशन होना है किसी भी रीजन से, तो वो मॉडिफिकेशन को लेकर जल्दी जानकारी दें, और जिनको स्टेशन मिल गया है और ज्वाइन नहीं किया है वो विद इन टाइम ज्वाइन करें। अदरवाइज हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जो मेरिट है उसका जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको फिर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये एक दूसरी बात है। जेबीटी के बाद पटवारी भर्ती को लेकर के बड़ा रोचक किस्सा आज आया, और रोचक किस्सा इसलिए आया कि सोशल मीडिया पर आरएनपी रूल घूमना शुरू हो गए पटवारी भर्ती को लेकर, और उसमें जो ये बताया गया कि जो डीसी शिमला है उन्होंने जो ओवरऑल जो टोटल पद हैं 329 की जानकारी दी गई, उसमें 329 की उनको भरने के लिए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को रिक्वेजिशन भेजी है। जबकि असली बात ये थी कि ये केवल एक ड्राफ्ट मांगा गया था डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स की तरफ से सभी डीसी से, और डीसी शिमला ने भी एक ड्राफ्ट बना के भेजा था कि आरएनपी रूल कैसे होने चाहिए पटवारियों के, और उसमें व्यवस्था ये दी गई थी कि वो ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी पटवारी की ट्रेनिंग तो अलग से होती है। लेकिन प्रेजेंटली +2 के बाद इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग के लिए वो एलिजिबिलिटी है, तो सभी को ऐसा लगा कि ये जिन्होंने पटवारी की ट्रेनिंग कर रखी है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया उनको भी, कि ये गलत हो गया। और इसके बारे में हमें भी मैसेज आना शुरू हो गए। जब हमने डीसी शिमला से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ड्राफ्ट भेजा है, करना नहीं करना एफसीआर का मैंडेट है, वही करेंगे। और जब एफसीआर से बात की तो उन्होंने कहा कोई चेंज आरएनपी रूल में नहीं हुआ है, प्रेजेंटली +2 ही है और +2 ही रहेगा। अभी कोई इस आरएनपी रूल को बदलने का कोई ऐसा राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। तो ये एक इस तरह का हल्ला हो गया, जो हुआ नहीं था उसका भी हल्ला हो गया।
अब आगे बात करते हैं और वो अगली बात है सीएम के सामने जो 12 मांगे आज रखी गई, इसकी बात करेंगे डीए के साथ आगे। लेकिन इसके बाद पहले दूसरी मामले लेते हैं और वो है टिकट अब दशहरे के बाद होंगे। अब आप देखिए आज सुबह हुआ क्या कि जो मामला था वो जो एक कांग्रेस की फर्जी लिस्ट जो है वो आ गई टिकट को लेकर, उसमें कई सीटों को लेकर सभी 68 सीटों को लेकर लिस्ट दी गई थी। लेकिन फिर जो अलका लांबा है कांग्रेस की मीडिया प्रभारी, उन्होंने कहा कि ये गलत है और हमारी लिस्ट बाद में आएगी, ये वाली लिस्ट जो है वो फेक है। तो वो चर्चा तो खत्म हो गई। लेकिन इसके साथ एक और बात ये हो गई इसके साथ कि जो बाकी मामले थे इसमें वो भी साथ में लटक गए। अब जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 अक्टूबर की वो टल गई है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी टल गई है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो टिकट हैं अब दशहरे के बाद आएंगे या दशहरे को आएंगे और अब 7 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक फिर उसके बाद होगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिन लीडर्स को लेकर पहले बात हो रही थी, मान लीजिए सुधीर शर्मा कांगड़ा से हैं, शायद अब टिकट को लेकर बात बन गई है और बात हो गई है, तो वो अब एक साथ ही लिस्ट आएगी, लेकिन आएगी दशहरे के बाद। अब तो ये चेंज आया है कांग्रेस की टिकट को लेकर जो अभी व्यवस्था चल रही थी उसमें। अब अगली बात करते हैं और वो है कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लेट होगा। अब क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के टिकट कब होंगे, तो बीजेपी को लेकर पहले जेपी नड्डा 2 तारीख को आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के आने तक वो यहीं रुकेंगे। तो मुख्यमंत्री को भी और राज्य की जो लीडरशिप है पार्टी की, उनको भी मौका मिल जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने का और फिर ये पता लग जाएगा कि बीजेपी आगे टिकट को लेकर क्या व्यवस्था बनाती है। और इसी के बाद जब प्रधानमंत्री आके चले जाएंगे तो फिर कैंडिडेट की सिलेक्शन पर बात शुरू होगी और इसीलिए बीजेपी की जो सिलेक्शन है थोड़ा डिलेड है। आम आदमी पार्टी ने 4 लोगों के टिकट दे रखे हैं। माकपा ने भी कुछ सीटों को लेकर टिकट घोषित कर दिए हैं, शायद 4 सीटों के किए थे। लेकिन अब जो बात है वो बीजेपी और कांग्रेस की है, जो मुख्य दल हैं दोनों, और इन्हीं के बीच में मुकाबला भी होता है। तो इन दोनों को लेकर अभी आपको टिकट को लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कोड ऑफ कंडक्ट लेट लग रहा है? ये इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जो कांगड़ा मंडी में कर्मचारियों का कार्यक्रम था उसमें ये कहा कि अभी 2-3 कैबिनेट और होनी है। एक तो 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे बुलाई हुई है। अब अगर 2-3 और होनी है तो मान लीजिए फिर तो ऐसा लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों और संभावनाओं को देखते हुए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ये आगे व्यवस्था बैठती है और किस तरह से ये मामला सारा आगे चलता है। अभी अगर हम इसकी जानकारी दें आपको तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जो गुजरात के 2 चरण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। वो क्या किस तरह से सेटअप होते हैं गुजरात के लिए, ये भी सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का 3 दिन का विजिट फाइनल हो रहा है। तो जब तक वो विजिट चल रहा होगा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इन बिटवीन कोई अनाउंस करेगा डेट्स को लेकर। तो कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर अब इंतजार करना होगा। लेकिन अगर 2-3 कैबिनेट के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसको लेकर आगे अभी चीजें हमारे सामने क्लियर होना बाकी है। अब बात करते हैं जेओए 817 को लेकर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया। और सुप्रीम कोर्ट से जो आज का जो अपडेट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं आपको दोनों की जिस पैरा की बात की है वो भी बता दूंगा और जो डिसीजन है आज वो भी बता दूंगा। और ये जो मामला है ये सुकेत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। ये सेकंड याचिकाकर्ता था, जो पहले केस किया था वो पिटीशन डिफरेंट थी। और ये जस्टिस एस अब्दुल नजीर और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी रामासुंदरन सुब्रमण्यम की जो खंडपीठ है उसमें लगा हुआ था। और इसमें यह कहा गया इन द मीन टाइम, क्योंकि इसमें जो परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, डिलेड, कंडोन्ड, इशू नोटिस। इन द मीन टाइम द डायरेक्शन कंटेन्ड इन पैराग्राफ 34 ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर आर स्टेड। ये साथ में कर दिया टैग विद सिविल SLP सिविल नंबर 739 ऑफ 2022, यानी कि पिछले के साथ अटैच कर दिया। और जो पैरा था 34 उसको स्टे कर दिया। अब 34 जो पैरा है वो कह रहा था कि सिंस द कॉमन RNP रूल स्टैंड अमेंडेड बाय 2020 रूल्स एंड द कॉज ऑफ परसिस्टेंट कंफ्यूजन फॉर द time being appears to have been removed as a necessary consequence, selection of JOA 817 shall take place in accordance with 2020 rules. However, the selection process shall not include the selection of the post which were left over
फ्रॉम एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ JOA 556, यानी कि इसमें 817 को थ्रू कर दिया था भर्ती करने के लिए, लेकिन 556 को होल्ड कर लिया था, जिसकी मेरिट रिकास्ट करने के लिए कहा था। अब जो है वो 817 को भी होल्ड कर दिया है, जो पैरा नंबर 34 है, और इसीलिए अब ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब सबसे पहले एक तो ये होगा कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो क्या इसमें व्यू लेता है, और राज्य सरकार ने जो अब तक अपने तरफ से इसमें रिप्लाई फाइल नहीं किया था वो किस तरह से रिप्लाई फाइल करते हैं। ये दोनों चीजें इसमें होंगी, और इस बारे में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको आगे फिर बताएंगे। अब बात करते हैं कि डीए कहां फंस गया और किन किन बातों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने आज 12 मांगे आज रखी गई थी, जो मंडी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन था। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि एरियर की दूसरी किस्त मिलने वाली है कि नहीं। पहली किस्त तो आपको कल मिल जाएगी जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और इसीलिए आज जो 12 डिमांड्स रखी गई वहां पर ये लिस्ट मेरे पास अभी है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये जो लिस्ट है, इसमें पहले नंबर पर जो डिमांड है, अब आप देखिए, इंक्रीज ऑफ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 31% टू 34 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2022। ये पहली डिमांड थी आज की जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी, और जो लिस्ट बनाई गई थी, जो कि अनाउंसमेंट आज होनी थी मंडी से, क्योंकि इसके बाद कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा अवसर नहीं मिल रहा था। सीएम ने इसको जब भेजा ACS फाइनेंस को, और यहाँ फाइनेंस की टीम उसमें लगी कैलकुलेशन में, रिप्लाई ये दिया गया कि जी इसकी जो कैलकुलेशन है 3% डीए की वो 366 करोड़ बन रही है। ये फिगर दिया गया 366 करोड़ बन रही है, और इसीलिए अगर अभी इसको ऑर्डर को करेंगे तो इस महीने हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, जो अगले महीने से कैलकुलेट होगा, और फिर उसको जो कर्मचारियों को जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी है उसमें अगर देना हो तो फिर वो उसकी जो देनदारी है वो शायद हम ना दे पाएं। ऐसा फाइनेंस ने कहा कि अगर अभी अनाउंस कर भी दिया तो वो डेफर्ड डेट से देना पड़ेगा, इमीडिएट हम दे नहीं सकते। और दूसरी इन्होंने बात ये कही सेक्रेटरी फाइनेंस ने कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए 2-3 दिन 3 तारीख जो मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि जो अभी एरियर अनाउंस हुआ है ग्रुप ए से लेकर सी तक 50,000 और डी को 60,000 तक का जो एक लिमिट लगाया गया है, और जो पेंशनरों के लिए भी सीलिंग के साथ जो एरियर अनाउंस हुआ है उस एरियर का इफेक्ट कितना आता है, और जो रिवाइज्ड पे रिवीजन का जो फिक्सेशन है उसका इफेक्ट कितना आता है, वो दोनों चीजें जो एग्जैक्ट इफेक्ट जो है वो ट्रेजरी पर वो हमें एग्जैक्ट पता लगेगा 3 तारीख तक, जब तक ड्रॉ हो जाएगा मनी सैलरी का कर्मचारियों के खाते में या जो एरियर है उसका भी, और जब फिर ट्रेजरी को वापस पता लगेगा कि कितना मनी ड्रॉ हुआ और उसके बाद बैलेंस कितना बचा है, उसके बाद ही फिर आगे कोई मौका इसमें लिया जा सकता है कि डीओ को लेकर आगे डिसीजन क्या करना है। और अब अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने सीएम को कहा, मतलब ये हुआ कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मुख्यमंत्री डीए देना चाहते हैं, वो भी चुनाव से पहले, लेकिन जो फाइनेंशियल बैलेंसेस हैं ट्रेजरी के या राजकोष के उनको देखना जरूरी है। ये संभव है कि 3 तारीख तक, जब तक ये जो एग्जैक्ट इंप्लीकेशन है इस विड्रॉल की ट्रेजरी पर वो पता चल जाएगी। उसके बाद 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, और इन बिटवीन दशहरे के आसपास या दशहरे के मौके पर क्या डीए अनाउंस होगा वो एक दूसरी बात है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। घोषणा करने के लिए कोई अवसर नहीं होता, वो तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन ट्रेजरी का बैलेंस चेक करना जरूरी था, जैसा कि आज फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, और उसके बाद फिर ये मामले आगे टेकअप होंगे। और उम्मीद आप रखिए, इतना क्लियर है कि एरियर की दूसरी किस्त तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर आप 366 करोड़ देने को लेकर भी आपके पास क्षमता भी नहीं है राजकोष में, तो फिर एरियर की दूसरी किस्त तो बड़ी दूर की बात है। अभी पहली लीजिए और उसके बाद डीए के लिए उम्मीद आप करिए, बाकी जो है अभी कोई देनदारी अभी इसमें बननी नहीं है। जहां तक अन्य 11 डिमांड्स की बात है, दूसरे नंबर पर था पॉलिसी फॉर एनएचएम एम्प्लॉइज। उसके लिए सीएम ने फिर से कहा कि वो स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्कशन है वो चल रही है, और अभी 1-2 कैबिनेट और है, तो इसमें जल्दी जल्दी ये मामला हो जाएगा। एक बात बड़ी अश्योर की कि जो जो बातें डूएबल होंगी, यानी कि करने की होंगी,
वो की जाएंगी, तो कितनी होंगी वो आगे पता लगेगा। तीसरे नंबर पर था पे अनोमली ऑफ लेफ्ट आउट कैटेगरीज ऑफ 2012 पे रिवीजन, जिसमें फायर ब्रिगेड हैं, आयुष के फार्मासिस्ट हैं, माइनिंग के लोग हैं और एमएलटीज हैं। ये कैटेगरीज थी जो पे अनोमली 2012 में ली गई हैं। अब आप देखिए, ये वो मामले हैं जिनको राज्य सरकार ने अभी तक टच नहीं किया है। सेक्रेटरी फाइनेंस और फाइनेंशियल के जो सेक्टर के लोग हैं उनका कहना है कि अगर हम 2012 लेफ्ट आउट के जो केसेस हैं उनको छेड़ना शुरू किया तो ये मधुमक्खी की छत्ते की बात हो जाएगी, फिर बहुत सारी कैटेगरी आएंगी और इस मामले को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस मसले को भी टेकअप कर लिया और ये कहा कि जो लेफ्ट आउट कैटेगरी हैं 2012 के पे रिवीजन की, जिसमें फायर सर्विसेज के लोग हैं, आयुष फार्मासिस्ट हैं, माइनिंग के हैं और एमएलटीज हैं। अब आप देखिए, जो फायर ब्रिगेड वाला मामला है उसको फाइनेंस रिजेक्ट कर चुका है, ये कह के कि लेफ्ट आउट जो है जो 2012 में छूट गया वो 2022 में टेकअप नहीं होगा। लेकिन ये मामला फिर से उठाया गया। पे अनोमली ऑफ एचआरटीसी कंडक्टर्स ये उठाई गई, सीएम ने कहा कि इसको हम टेकअप कर रहे हैं, अगली बीओडी जो आ रही है एचआरटीसी की उसमें इसको कर देंगे, ऐसा कहा। हायर पे स्केल टू द एम्प्लॉइज रेगुलाइज्ड आफ्टर 3/1/2022। अब ये मैटर किस तरह से टेकअप हुआ है, इसके लिए नोटिफिकेशन एक तरह से, जो अगर हम राइडर की बात करें तो वो तो हो चुकी है और उसकी जो रिव्यू है वो अभी पेंडिंग है। ये किस तरह से जो आगे इफेक्ट इसका आएगा ये अभी हम महासंघ के लोगों के साथ पहले बात करेंगे, उसके बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। प्रैक्टिकल अलाउंस जो है वो साइंस टीचर का 150 से 300 करना है, वो डिमांड आज की, और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार मेरे ध्यान में मामला आया है और इसको करेंगे, ये कहा है। पॉलिसी एंड पे स्केल ऑफ जिला परिषद एम्प्लॉइज, ये मामला चल रहा है, पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन है, जहां तक स्केल की बात है वो दे दिया है, एरियर को लेकर बातचीत चल रही है। रिड्यूसिंग ऑफ टाइम पीरियड जल रक्षक 12 साल से 8 साल, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार करेंगे और आगे जो कैबिनेट आ रही है उसमें इस बारे में सोचेंगे, अगर 8 नहीं कर पाए तो कुछ तो कम करेंगे। चेंज ऑफ नॉमिनक्लेचर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ आयुष एंड एनिमल हस्बेंड्री और स्टाफ नर्सेज, लेकिन इसके आगे काट दिया गया है, इसको तो शायद ये डिस्कशन में नहीं आया। फंड फॉर रिपेयर ऑफ एनजीओ भवन ऑफ मंडी 15 लाख ही अनाउंस कर दिया गया। फंड फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए पैसे दे दिए गए हैं। 12वां नंबर पर था क्लास 4 रिटायरमेंट एज 58 to 60, इसको सीएम ने अनाउंस कर दिया कि जो 2003 से पहले के हैं क्लास 4 वो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं और जो उसके बाद के हैं वो 58 में रिटायर हो रहे हैं, तो इनको एक ही तरह का करेंगे और इसके लेकर जल्दी सरकार फैसला इसमें लेगी। पॉसिबली जो मामला है ये अगली कैबिनेट या बाकी उनकी सारी चीज़ों में टेकअप हो जाएगा। तो ये आज के मसले थे जो वहाँ हुए और इन 12 में से 12 मैंने आपको बता दी है। डीए पहले नंबर पर था, इसलिए हमें कल उम्मीद थी कि होगा, उम्मीद अब भी है। और जैसे पहले मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि ट्रेजरी की हालत क्या है और 3 तारीख को, क्योंकि ये सेक्रेटरी फाइनेंस ने ही बताया था कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट हमें 3 तारीख को पता लगेगा, जितनी अभी एम्प्लॉइज़ की अनाउंसमेंट की है उसका, और फिर उसके बाद हम अगली बातों को लेकर सोच सकते हैं। तो इसीलिए जो बाकी कर्मचारियों के मैटर हैं, जैसे करुणा मुल्लक का केस है या जो बाकी पेंडिंग मैटर अभी चल रहे हैं, वो लगातार अपनी बात करते रहें, मामले उठाते रहें, क्योंकि अगर 6 तारीख के बाद भी कैबिनेट होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होना है। लेकिन अब भी जो आउटसोर्स की पॉलिसी और बाकी सारी जो डिसीजन है उनके मिनट्स का इंतजार है और खासकर जो एनटीटी भर्ती है उसको लेकर भी प्रोसेस शुरू होने का इंतजार है। बाकी जो मैटर हैं वो लगातार हम लोग टेकअप करते रहेंगे, जिस तरह से आप अपने मैटर उठाते हैं और उसी को हम आगे उनको चेस भी करते रहेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।